अब पंछियों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है? चिड़ियों की चहचहाहट अब कहाँ खो रही है? पंछियों के बसेरों की फिक्र कौन करता है? अब सुबह भी थकी सी और चुपचाप आती है। शायद अब कोई चिड़िया गीत नहीं गुनगुनाती है। इंसान चाहता है उसे उड़ने को पर मिले, परिंदे चाहते हैं उन्हें रहने को घर मिले। नमस्कार, हेलो इंडिया के वीकेंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। विकास की रफ्तार पर कदम बढ़ाते हुए हमने आसमान छूती इमारतें तो खड़ी कर ली, लेकिन हम ये भूल गए कि कंक्रीट के जंगल बनाते बनाते हमने चिड़ियों के आशियाने उजाड़ दिए। कभी आपने गौर किया है कि जिस गौरैया की चहचहाहट से आपकी सुबह होती थी, उसकी शुरुआत होती थी, वो आवाज अब कहाँ चली गई है? हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसलिए हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल में आज बात गौरैया को बचाने की। और आज हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल में बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री और राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर। बहुत बहुत स्वागत प्रकाश जी आपका। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पर्यावरणविद और अपने उल्लेखनीय योगदान से नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाने जाने वाले राकेश खत्री जी। स्वागत है आपका, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। घोंसले बनाने के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग आपने दी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और पूरी दुनिया में आपको नाम जो दिया गया है नेस्ट मैन। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सीईओ रवि सिंह जी। बहुत उल्लेखनीय काम रहा है इसका WWF का, और इस जिस तरीके से प्रकृति के लिए आप लोगों के काम रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत। बिल्कुल, और प्रकृति ही हमारा जीवन है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाना हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। पर्यावरण के प्रति हमारी बेरुखी ने पक्षियों को भी हमसे दूर कर दिया है। जहाँ कुछ साल पहले तक शहरों और गांव में गौरैया जो चिड़िया थी उसकी चहचहाहट अक्सर सुनाई दिया करती थी और वो घर, आंगन, बागीचे या छत पर अक्सर देखने को मिल जाती थी, लेकिन आज गौरैया ढूंढने पर नहीं मिलती। आंकड़ों की माने तो गौरैया नामक जो चिड़िया है उसकी प्रजाति में 60% या इससे ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। ऐसे में हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है और इसे लोगों को जागरूक किया जाता है कि हमें उनका संरक्षण करना है। और हम कोशिश करते हैं कि हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल के जरिए हमारी भी कोशिश यही है कि हम सभी सनसद टीवी के दर्शकों को प्रेरित कर सकें कि हम सभी को मिलकर के पर्यावरण के साथ साथ गौरैया को भी बचाना है। और इस बार गौरैया दिवस की थीम है आई लव स्पैरो। वनों का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। वन सिर्फ मनुष्यों ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतुओं के भी जीवन का आधार हैं। पर्यावरण एवं जलवायु संतुलन, जल स्तर में वृद्धि, भूमि कटाव और बाढ़ जैसी विभीषिका को रोकने में वन अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन भारत समेत दुनिया भर में बीते कुछ वर्षों में वन संपदा का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया है। इसके बाद उत्पन्न हुए पारिस्थितिकी असंतुलन ने आमजन से लेकर सरकारों तक को वन संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए सचेत किया है। निरंतर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जिसके लिए कहीं न कहीं जंगल का कटना जिम्मेदार है। वैसे पेड़ों की निरंतर घटती संख्या से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है और पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है। घर घर की चिड़िया गौरैया आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यूरोप में तो गौरैया संरक्षण चिंता का विषय बना हुआ है। ब्रिटेन में तो ये रेड डाटा में शामिल हो चुकी है।
भारतीय वैज्ञानिक भी कई मंचों और शोधों के माध्यम से पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में गिरावट की पुष्टि कर चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के सर्वेक्षण ने इस पर मुहर भी लगा दी है। चिंता ये भी जताई गई है कि यदि घर की चिड़ैया पर गौर नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये किताबों तक सिमट कर रह जाएगी। हम प्रकृति के जितने करीब होंगे उतने सुकून में होंगे। शहर में आधुनिक आशियाने गौरैया के आशियानों को छीन रहे हैं, क्योंकि शहरी परिदृश्य में वृक्षों की आबादी जंगल की तुलना में बहुत अलग तत्वों के संपर्क में है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें सावधानी से प्रबंधित किया जाए और उन्हें सुधारा जाए। तो सुधार की शुरुआत हम सभी को मिलकर करनी होगी और इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जावड़ेकर साहब आपसे करना चाहेंगे। पर्यावरण मंत्री रहते हुए कई उल्लेखनीय कार्य आपने किए हैं, लेकिन सर वर्तमान समय में जो गौरैया की स्थिति हमारे देश में है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं? ऐसा है, शास्त्रीय उसका उत्तर मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन प्रकृति में भी बदलाव होते रहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि जैसे कोई आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गिद्ध 4 करोड़ होते थे, लेकिन एक डाइक्लोफिनेक आ गया और डाइक्लोफिनेक के कारण पशुओं को वो देते थे और मरे हुए पशुओं को खाते समय गिद्ध सारे किडनी फेल हो गए और उसके कारण एकदम 5-6 साल में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ से लेकर 4 लाख भी नहीं रही। जी। अब उसका संवर्धन का एक अलग कार्यक्रम बना। मैं अभी पिछले महीने कर्नाटक में निम्बाड़ में डॉक्टर गुरुदेव रानडे के आश्रम में गया था। जी। तब मैंने देखा इतनी हजारों चिड़िया थी, तो गौरैया देखकर मुझे इतना आनंद हुआ। तो वो होता है और मेरे घर में भी यहाँ मैं देख रहा हूँ अभी एक नई चिड़िया आई है, एग्जैक्टली गौरैया है, लेकिन छोटी है बहुत आकार में। यानी जो गौरैया छोटी होती है उससे भी बहुत छोटी है, लेकिन तेज चिल्लाती है। तो ये प्रकृति भी है और विज्ञान भी होगा, लेकिन उसका मुझे ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन लोगों ने गौरैया को पुनरुज्जीवित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और वो अच्छी सफलता पा रहे हैं। क्योंकि एक बेसिकली देखिए कि भारत की संस्कृति अपने जीवन और प्रकृति को साथ साथ चलने को कहती है जी। और भारतीय संस्कृति के कारण ही आज दुनिया में हमारे पास केवल 2.5% जमीन होने के बावजूद और 17% आबादी होने के बावजूद और 17% पशुओं की भी आबादी है जी। तो ये पशु पक्षी फ्लोरा फौना ये हमारा दुनिया का 8% ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इन इंडिया। तो ये जो हो रहा है ये भारत के प्रकृति प्रेम का आविष्कार है। लेकिन गौरैया के लिए मैंने भी 2-3 बार कहा था कि इसके जो मूल कारण है वो ढूंढ के उसकी भी मूवमेंट शुरू करनी है और हर मूवमेंट जन भागीदारी से ही होती है। बिल्कुल। केवल सरकारी योजना से नहीं होती। सरकार मदद कर सकती है, ठीक बात है, लेकिन जनता की तरफ से आती है। और मैंने देखा है, मैं नागालैंड में वोखा में गया था, वहां हॉर्नबिल को मारते थे लोग और खाते थे, लेकिन वहां एक जनशिक्षा का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला और उसके बाद वो आए हुए मेहमान है उनको मार के नहीं खाना है जी। तो अभी करोड़ों वो नेस्टिंग के लिए वहां आते और अफ्रीका तक जाते हैं और फिर चाइना मंगोलिया जाकर वापस आते हैं। हर साल ये उनका रूटीन है। तो ये देखने को बहुत आनंद आता है। और मैंने देश में देखा है सलीम अली बर्ड सैंक्चुअरी में भी इतने प्रयास हो रहे हैं। तो अलग अलग पक्षियों को जिंदा रखने का, प्राणियों को जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर होते हैं उनको जिंदा रखने का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इवन ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को भी फिर से पुनरुज्जीवित करने के लिए राजस्थान और गुजरात में जो प्रयोग चल रहे हैं अच्छी सफलता मिल रही है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे प्रकाश जावड़ेकर जी। हमारे सामने हमारे स्टूडियो में इस वक्त राकेश खत्री जी मौजूद है जिनको नेस्ट मैन ऑफ
इंडिया कहा जाता है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। जिस तरीके से आप घोंसले बनाते हैं, इसकी ट्रेनिंग आप देते हैं लोगों को। और प्रकाश जी ने बात की प्रकृति प्रेमी की, वैसा ही एक नाम है राकेश खत्री, एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी, और पक्षियों के प्रति इनका जो प्यार है वो इनके काम में दिखता है। राकेश जी, आप अपने साथ घोंसला लेकर आए हैं और एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो आप लाए, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को दिखाएं, उसके बारे में बताएं और उसके बाद हम आगे की बात आपसे करेंगे। ये घोंसला 100% इको फ्रेंडली है और जूट और बेंत की डंडियों से बनाया जाता है और बच्चे इसको खुद 45 मिनट के अंदर बना लेते हैं। इसकी DIY किट है हम लोगों के पास और ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है। जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ चिड़िया इसके अंदर अपना बसेरा बना लेती है और साल में करीबन 2 बार बसेरा बनाने के बाद 3 साल तक अगर ढंग से लगाए तो ये चल जाता है। ये एक अलग किस्म का हम लोगों ने प्रयोग किया था जो बहुत सफल हुआ। ये कागज यानी कि जो टेट्रा पैक होते हैं उनके डिब्बों से बनाया है। 70% इसमें वही यूज़ होता है, अंदर से ठंडा रहता है और ठंडा रहने के बाद चिड़िया को भी अच्छा लगता है और चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है तो वो इसमें बड़े आराम से अपना घर बनाती है। ये भी हम बना चुके हैं। इन दोनों घोंसलों को मिला के तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा घोंसले हम बना चुके हैं और बच्चों को सिखा चुके हैं और मुझे लगता है बच्चों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उसको सीखने में, क्योंकि वही मुझे लगता है प्रकृति के अंदर हमारे सबसे अच्छे मैसेंजर हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी घोंसलों को बनाते बनाते हम लोग यहाँ तक आ गए। ठीक है राकेश जी, बहुत सुंदर बात आपने कही, लेकिन एक सीधा सा सवाल मैं समझना चाहूँगा। नेशनल मैन ऑफ इंडिया की आपको नाम से जाना जाता है। जब इंसान अपनी ही परेशानियों में उलझा रहता है तो आखिर राकेश खत्री के मन में ऐसा क्या आया कि उसने बेजुबान जानवरों के घरौंदों को बनाने के बारे में सोचा? सर, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर, बचपन में जब मैं चांदनी चौक में रहा करता था तो हमारा ऊपर तक का घर था 3 मंजिली, तो छत के ऊपर खूब सारे घोंसले हुआ करते थे चिड़ियों के और हमारा बचपन का शौक यही था कि जाओ चिड़िया को पकड़ो, रंग लगाओ, उड़ा दो। बाद में भले ही हमारे माँ बाप हमारे कान पकड़ के हमें झुलाया करते थे लेकिन हाँ, ये पक्का हुआ कि घोंसले का प्यार वहां से शुरू हुआ। आपको भी याद होगा, आपने बचपन के अंदर अपने घर के पंखे के अंदर घोंसला बनता हुआ देखा होगा जो कटोरी लगी होती है। बिल्कुल। और वो घोंसला जो होता था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था हमारे घर में। जब भी वो बन जाता था तो मेरे घर के बुजुर्ग एक धारा 144 लगा देते थे कि आप इस कमरे का पंखा नहीं चलाएंगे, अगर चिड़िया कट गई तो कान काट दिए जाएंगे। तो घोंसला वहां से मेरी जिंदगी में शुरू हुआ। आपके घर में चिड़िया उड़ गेम खेला जाता था, आप चिड़ियों को दाना डालते थे, आपके बुजुर्ग उनको जब सूरज को जल यहाँ पर रोकेंगे आपको। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? सर प्रकाश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं मैं कहूंगा कि ये भारत के संस्कृति में जो प्रकृति प्रेम है कि उनके पिताजी ने कहा कि पंखा नहीं चलाएंगे जी, गर्मी होगी तो भी चलेगा लेकिन घोंसले को तोड़ेंगे नहीं और पक्षी को कोई हानि नहीं होने देंगे। तो ये हमारी कल्चर है। सिर्फ जैसे मुझे भी मेरे घर में भी घोंसले लाकर दिए हैं और मैंने लगाए हैं तो अनेक पक्षी उसमें से उसको आशियाना बनाते हैं और अच्छा करते हैं। तो यही भारत का स्वभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमारे संस्कार भी हैं। बिल्कुल। राकेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रकाश जी को तो मैं एक चीज के लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने घर में मेरे बनाए हुए घोंसले लगा रखे हैं जिसके अंदर चिड़िया वास करती है। तो बस वहां से फिर हम लोग अशोक विहार एक जगह थी वहां शिफ्ट कर गए। वो अर्बन था, वहां घोंसले दिखते ही नहीं थे। तो पहला अटेम्प्ट जो मन में ये आया कि घोंसले खत्म हो रहे हैं, क्या करें। ऑर्नामेंटल ट्रीज लगने शुरू हो गए थे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन घोंसले पे किसी का ध्यान नहीं जाता था। तो उस दौरान में हमने हरा नारियल आ गया था साउथ से, तो उसको पकड़ा, उसके 40 घोंसले बनाए, उसका मुंह बड़ा करके थोड़ा उसमें अखबार डाल के और उनको टांग दिया। हमने कहा ये बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो हमने कमाल का डाला कि घोंसले बना दिए, चिड़िया आ जाएगी। उसमें 15 दिन तक एक चिड़िया नहीं आई। हमने 40 नंबर डाले थे। जब हम दोबारा उसकी इंक्वायरी करने लगे तो 38वें नंबर तक खाली थे, उतार के रखते गए। 39वें नंबर में 2 बुलबुल के छोटे बच्चे थे जिसने शायद एक बहुत बड़ी दिशा दी कि हाँ ये हो सकता है। फिर वही दौर आया कि वहां से शिफ्ट कर गए। अब जब मयूर विहार आ गए नोएडा के पास तो वहाँ ग्रेन की मंडी थी और वहाँ चिड़िया बहुत होती थी। तो हम लोगों ने बेंत की डंडियों से ये घोंसला बनाना शुरू करा और लगाया। पहला घोंसला लगा के हम लोगों ने 19 घोंसले उस घर में रख दिए जहाँ लगाया था। लग तो रहा था कि इसमें भी चिड़िया आ जाएगी, अगर नहीं आई तो छोड़ देंगे इस काम को। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में ये था कि ये होगा जरूर सफल। ये 2008 की बात है और 3 दिन तक बैठे रहे कैमरा लेके कि इसमें चिड़िया आएगी, कोई नहीं आया। चौथे दिन सुबह जब घर से निकल रहा था तो घर वालों ने पूछा वहीं जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। वो मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि जिस दिन मैं वहां पहुंचा तो 11 बजे तक कोई नहीं आया। तो मैंने कहा उतार लेते हैं घोंसला, छोड़ते हैं और बाकी भी ले जाएंगे। हंसी भी उड़ी, लोगों ने कहा भी कि चिड़िया अपने घोंसले में आती है, आपके घोंसले में क्यों आती है। खैर
11:10 या 15 की बात है। एक फोटोग्राफ है जो मेरी वेबसाइट पे सबसे पहले, एक मेल स्पैरो आया, उसने आके उस पूरे घोंसले का मुआयना करा और मुआयना करने के बाद वो वापस चला गया और थोड़ी देर के बाद वो फीमेल के साथ आया, उनके मुंह में तिनके थे और उन्होंने रखना शुरू करा। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम दिन वो था कि उस चिड़िया ने उस घोंसले को एक्सेप्ट कर लिया और जो बाकी बचे हुए 19 थे वो लोग ले गए अपने घरों में लगाया और 3 दिन के बाद जब जाके चेक करा तो तकरीबन 20 के 20 घोंसले भरे हुए थे। वो एक शुरुआत हुई थी जो मुझे लंदन में हाउस ऑफ कॉमन से घुमाते हुए आपके स्टूडियो तक आज ले। बहुत सुंदर, मतलब देखिए गुच्छे की जो आखिरी चाबी है वो भी ताला खोल सकती है। राकेश जी की ये बात साबित करती है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों अमृता? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो पक्षियों के प्रति प्रेम है आपका, वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है और आगे भी देता रहेगा। रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप CEO हैं WWF के। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप हमारी चर्चा को लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए मैं आपका कहीं पर कोई आर्टिकल पढ़ रही थी, मैंने उसमें पढ़ा कि आपने कहा है कि हम विकास के साथ संतुलन बनाएं, प्रकृति का ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम जो पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका एकदम अनुसरण ना करें, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी प्रकृति का संरक्षण करते हुए उसे पोषित करें। मैं चाहूँगा प्रकाश जी, बहुत सारे प्रयास अब तक किए गए बेहतरी के, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर यदि हम अपने आप को देखें तो सर कोशिशें जो हुई हैं उनकी दिशा कैसे आप मानेंगे? जैसा कि आपने कहा कि इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होगी तभी हम तस्वीर को बेहतर देख सकते हैं, तो सर कैसे हम शुरू कर सकते हैं? मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ जो वास्तविकता हुई है जी। मैं सलीम अली बर्ड सेंटर में गया था कोयम्बतूर में, तो वहाँ बहुत सारे रिसर्च यंगस्टर्स थे, तो वो सब मिले, उनको मैंने मिला। तो एक लड़की थी, वो अंडमान में एक पक्षी लुप्त हो रहा था, उसका एडिबल सूफले नाम था। तो वो पक्षी बहुत डेंजर में था जी। तो हमने उसने जांच की, उसका PhD उसी पर है। उसने सभी आइलैंड्स पर घूमकर, क्योंकि इसका जो प्रोटीन भरा हुआ ऐसा उसका नेस्ट होता है, तो वो नेस्ट लोग जब वो पक्षी बांधता है तो पक्षी का नेस्ट चुराने का काम शुरू हो गया, क्योंकि बाजार में उसको 10, 20, 25 डॉलर मिलते थे, तो ये बहुत बड़ी रकम थी। तो ऐसा सब चला और सारे पक्षी लुप्त होने पर आए। तब जाके इन्होंने प्रयास किया और प्रयास से जो लोग चोरी करते थे उन्हीं को रोज मनरेगा में काम देकर उसके साथ वो जाने लगी और जगह जगह नेस्ट को संरक्षण करना और उसका देखभाल करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे 3 साल में पूरे पक्षी प्राप्त हुए वहां और बहुत बड़ी अच्छी संख्या में बढ़ रहे जी। तो एडिबल सूफले, नेस्ट सूफले, ये जो है ये एक उदाहरण है। मैंने वोखा में गया, वहां भी यंग रिसर्चर्स हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के थे जी। वो भी इतने पैशन से काम करते हैं, जैसे जिन्होंने मुझे घोंसला दिया और आज कार्यक्रम में है, तो उनका भी पैशन है। तो ऐसे पैशनेट यंग लड़के लड़कियां बहुत अच्छी तरह से काम करती है। यही भरोसा है कि जो प्रलुप्त होती जातियां है उसको विज्ञान और जन भागीदारी दोनों का मेल करके ही वो हम पुनर्जीवित कर सकते हैं जी। लोग हमेशा हमारे यहाँ पक्षी भी पूजा करते हैं, प्राणी की भी पूजा करते हैं, प्रकृति की पेड़ की भी पूजा करते हैं। बिल्कुल, शायद दुनिया में एकमात्र देश है जो पेड़, पक्षी और रवि जी लगता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास लौटेंगे। रवि सिंह जी, आपसे जो मेरा सवाल था कि जैसा कि आपने कई जगह कहा है कि हम विकास की जो दौड़ है उसमें ज़रूर दौड़ें, लेकिन पश्चिम देशों का अनुसरण ना करें। अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हमें प्राकृतिक संतुलन बिठाते हुए उसे पोषण देना है, पोषित करना है। इस दिशा में भी WWF के जो प्रयास हैं, जो कोशिशें हैं, हम वो भी समझना चाहेंगे और क्या कुछ किया जा रहा है। सर, आपकी आवाज़ अब भी हम तक नहीं पहुंच रही है। रवि सिंह जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? Yes, can you hear me? अब आ रही, बोलिए सर, बोलिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे विश्व में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल, रिलीजियस और नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो एक जगह आके एक देश में जो सब मिले हैं, सब संतुलित हैं एक तरीके से, और जिनका आगे का जो हेरिटेज है हमारा, जी जो हर चीज में हर जगह पे हम देखते हैं कि एक तरीके से प्रैक्टिस होता है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो हमारी नेचर के लिए और लाइफ के लिए। इसी वजह से जैसे जावड़ेकर साहब ने कहा कि 2.5% हमारा लैंड है, 17% पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है सब टॉप 70% में है। और इसमें यही एक जगह है जहां पे आप किसी भी स्टेट में जाकर वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। जी एक तरीके से हर तरीके से आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे अगर ये होगा। तो इसीलिए ये कल्चरल जो कॉम्बिनेशन है, जो हिस्टोरिक हेरिटेज कॉम्बिनेशन है, जी ये सिर्फ हमारे देश में है, और इसको आगे बढ़ाना, इसके काम बढ़ाना और इसका इम्पोर्टेंस बढ़ाना बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। एक तरीके से जब भी हमारे लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं, चाहे वो छोटी सी संस्था हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, उनका उस बात में बहुत रिस्पेक्ट है कि जब ये एनवायरनमेंट के लिए जब हिंदुस्तानी बोलता है तो उसके पीछे उसका लॉ है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सभ्यता है, उसका कल्चर है। ठीक है। जी और ये जो कह रहे हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण है बात है और इसका कुछ मीनिंग होता है। इसीलिए हमारे देश के जितने भी हमारे लॉज हैं जी वो बाकी देश में बहुत महीनता से लोग बाग देखते हैं, बिल्कुल ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये देश जो हर देशों में सबसे ज्यादा अमीर नहीं है, जी लेकिन ये इनके यहाँ ये सब कैसे हो रहा है कि कंजर्वेशन और ये पर्यावरण और प्रकृति के ऊपर ये इतना ठीक है। इम्पोर्टेंस रवि जी, देते हैं। यहाँ पे एक चीज तो ये आपसे चीज समझना है चाहूंगी। जो मैं जी। बार बार दोहराता हूँ, हाँ और ये वेस्टर्न नेशंस में नहीं है, ये हमारे देश में है और इसको हमें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। जो गौरैया है, चूंकि हम विश्व गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में भी बात कर रहे हैं, या इस तरह की और भी चिड़िया पक्षी जिनको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, जिनकी जो प्रजाति है वो बहुत तेजी से जो है विलुप्त हो रही है, उस दिशा में क्या कुछ काम किया जा रहा है संस्था की ओर से भी, WWF की ओर से, या फिर किस तरीके से जब कोई पक्षी रेड लिस्ट में जाता है तो प्रयास किए जाते हैं? ऐसा है कि जब रेड लिस्ट में गया तो वो एक साइंटिफिक एनालिसिस होता है, उसका मतलब है कि कई चीजें जो है वो एक तरीके से फेल हो चुकी हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जो चाहिए उसके लिए आपका जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, पानी, ग्रासलैंड, रिवर्स, फॉरेस्ट, उसका जो कनेक्टिविटी है और उसकी जो हेल्थ है वो ठीक रहे, यही हमारा प्रयास है। यही मेरे गवर्नमेंट का, सरकार का यही प्रयास है कि एक तरीके से इसको इंटैक्ट रखें। ठीक है। दूसरा, कोई हमारे देश में ये किसी तरीके से एक्सटिंक्शन ना आए किसी स्पीशीज का, इसीलिए ये GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अमूर फाल्कन, इन चीजों के बारे में आपको पहले बताया गया। ठीक है। और जैसा कि प्रकाश जी ने भी कहा था कि हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको एक आंदोलन का रूप लें। और चूंकि अब समय लगभग समाप्त हो चुका है, मैं चाहूंगा कि अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा छोटी छोटी राकेश जी आपसे और प्रकाश जी आपसे। सबसे पहले राकेश जी से समझना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा और उल्लेखनीय कार्य आपके माध्यम से किया जा रहा है राकेश जी, लेकिन हम दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्या टेक अवे मैसेज दे सकते हैं? वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें गौरैया को बचाने के लिए दर्शक अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे? सर, घर में रहने वाली चिड़िया थी, हमें उसको घर में फिर दोबारा से जगह देनी है। हमने अपना घर बंद कर लिया, इनफैक्ट मैं यूं कहें कि हमने अपना दिल बंद कर लिया, हम उसको अंदर आने ही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं घर में उसके लिए एक जगह बनाइए। अभी एक बहुत बड़े बिल्डर ने मुझसे कुछ बर्ड हाउसेज लिए थे और उसने जब बिल्डिंग बना रहा था तो दीवार के अंदर ही फिक्स कर दिए और वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं। मुझे लगता है बच्चों को हमें एक चीज और बतानी चाहिए कि जैसे ही बसंत पंचमी के बाद इनका ब्रीडिंग पीरियड शुरू होता है, ये घोंसले के लिए सामान ढूंढते हैं अपने घर के पास, कहीं तिनके, कुछ रुई, कुछ धागे, कुछ ऐसी चीजें जो घोंसले में यूज करते हैं वो देनी चाहिए। देखिए, बेसिकली हमारा
प्रकृति हमारे लिए कोई एटीएम मशीन तो नहीं है कि हम जितना बिल्कुल मर्जी ठीक। यूज करें, तो बहुत ठीक है। संभल के चलना है और इन बच्चों को ही जागरूक कर सकते हैं, यही इस चीज को ठीक आगे है, समय carry over हमारे कर पास सकते हैं। लगभग समाप्त है। प्रकाश जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं इतना ही कहूंगा, सतीश जी से मैं सहमत हूं कि ये जन आंदोलन से ही होगा। और ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा कि बिल्डर ने घर बनाते समय ही उसमें घोंसले फिक्स किए जी इस तरह का, क्योंकि मेरे घर के सामने भी बचपन में सारे कबूतर रहते थे। तो जी। ये ऐसा ही पक्षियों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और पानी की उपलब्धता जी और साथ साथ में ये उपलब्धता उसको खाने का, तो ये थोड़ा मिले तो निश्चित रूप से फिर से हम गौरैया दिवस हर बार जब करेंगे बिल्कुल तब हमारे देश की लुप्त प्रजाति वापस आती दिखेगी, ये मुझे विश्वास है। बिल्कुल, हम सबको अपने अपने स्तर पर सोचना होगा कि किस तरीके से हम इनका आशियाना बसाने में इनकी मदद करें। और जो सुझाव दिए राकेश जी ने वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए। बिल्कुल, प्रकृति पूजा का मानने वाला देश हमारा रहा है और हम पेड़ों में पानी, पंछियों को दाना, चिड़िया को जो हम भोजन कराने की कोशिश करते हैं, दाना देने की कोशिश करते हैं, तो हम सभी के प्रयास ऐसे हों कि हम हमारी संस्कृति से जुड़ करके हम आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल में आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज की तारीख के इतिहास के साथ। जी हाँ, दिखाते हैं आपको कि आज की तारीख में क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। उन्नीस मार्च वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री और शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। शांति और सहयोग की आधारशिला पर हुई मैत्री संधि में जिन साझे मूल्यों का उल्लेख किया गया, उनमें उपनिवेशवाद की आलोचना और गुटनिरपेक्षता जैसी बातें शामिल थीं। दोनों देशों ने एक दूसरे से यह वादा भी किया कि वे कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। 19 मार्च वर्ष 1982 में जीवटराम भगवान दास कृपलानी का निधन हुआ। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। कृपलानी ने 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। कृपलानी वर्ष 1920 से वर्ष 1927 तक महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य रहे। तभी से उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। आचार्य कृपलानी ने माय टाइम्स नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने आत्मचरित्र के बारे में लिखा।